नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान कि ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल पर आपका एडवर्टाइजमेंट शामिल हो सकता है। उसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन पे या गूगल पे के जरिए जरूर ताउन करें जितना आपसे मुमकिन हो सके, इसलिए कि मिल्लत की नुमाइंदगी करने वाले चैनल बहुत कम रह गए हैं, जिनमें से ये चैनल भी शामिल है। चलिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत में इसराइली कब्जे से मुताल्लिक़ समाअत का आगाज। बरतानिया हुकूमत ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद करने की कर दी हिदायत। अब हज सीजन में बिला इजाजत चंदा जमा किया तो 7 साल कैद या 50 लाख रियाल का होगा जुर्माना। ज्ञानवापी की तरह अब भोजशाला के सर्वे के मुतालबे पर समाअत। इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। स्टालिन हुकूमत ने पीएम मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी पॉइंट लगाने की तजवीज को किया मुस्तरद। ओवैसी ने कहा कि एक जानिब वजीर आजम की तरफ से दरगाहों पर चादर और दूसरी तरफ बच्चियों से हिजाब छीनने की कोशिश। समाजवादी पार्टी ने मजीद 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से मिला टिकट। अगर कांग्रेस 15 से ज्यादा सीटें मांगे तो यूपी में नहीं होगा इंडिया अलायंस से इत्तेहाद, एसपी ने दिया अल्टीमेटम। बीजेपी में नहीं जाएंगे कमलनाथ, राहुल गांधी से बात करने के बाद तब्दील किया फैसला। इंडिया अलायंस को एक और झटका। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने अकेले लोकसभा लड़ने का किया ऐलान। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए में होगी शामिल। वजीर आला सिद्धरामैया को राहत। सुप्रीम कोर्ट की फौजदारी कार्रवाई पर पाबंदी। कर्नाटक में टाटा ग्रुप 2300 करोड़ रुपयों की करेगा सरमायाकारी। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत इंसाफ ने गज़ा और मशरक़ी यरूशलेम पर इसराइल के कब्जे से मुताल्लिक़ कानूनी नताइज जानने के लिए समाअत का आगाज कर दिया है। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली समाअत के दौरान 52 ममालिक और 3 तंजीमें आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के फ़लस्तीन पर कब्जे से मुताल्लिक़ शवाहिद, दलाइल और मौक़िफ़ पेश करेंगे और जरह की जाएगी। आज होने वाली समाअत का आगाज़ फ़लस्तीन अथॉरिटी के वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालिकी की तकरीर से हुआ। उन्होंने इस तारीख़ी कार्रवाई में मज़लूम और महकूम फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी करने को अपने लिए एजाज़ और भारी जिम्मेदारी करार दिया। रियाजुल मालिकी ने कहा कि मैं आपके सामने गज़ा के महसूर और अंदाज़ुन बमबारी में हिलाक, माजूर, भूखे और बेघर 23 लाख फ़लस्तीनियों को इंसाफ के फराहमी के लिए खड़ा हूँ। बरतानिया हुकूमत ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो तलबा के रवैये को बेहतर बनाने और पढ़ाई में रुकावट को रोकने के लिए स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करें। वज़ारत तालीम ने कहा कि हेडमास्टर्स, असातिज़ा और स्कूल के अमले के लिए हिदायत जारी की गई हैं कि स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत शामिल हैं। वज़ारत ने कहा कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्कूलों में न सिर्फ क्लासों के दौरान बल्कि दोपहर के खाने के औकात में भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद हो। सऊदी हुक्काम ने आइंदा हज सीजन में शरीक होने वाले आज़मीन को खबरदार किया है कि अगर किसी ने बिला इजाज़त चंदा जमा किया तो उसे 7 साल तक कैद या 50 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने
आइंदा हज सीजन में शिरकत करने वाले आज़मीन को गैर मजाज फंड रेजिंग जैसी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 7 साल तक कैद या 50 लाख रियाल तक जुर्माना या मुमकिन तौर पर दोनों सजाएं शामिल हैं। अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर चंदा या नक़द जमा करना सख्ती से मना है। नेशनल न्यूज़ तफसील से। पीर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में भोजशाला का सर्वे कराने के मुतालिबे पर समाअत हुई। 1902 में किए गए सर्वे के हवाले से डिवीज़न बेंच के सामने बहस हुई, जिसमें हिंदुओं की जानिब से मुतालबा किया गया कि मंदिर के अहाते का दोबारा सर्वे किया जाए और मुस्लिम फरीक नए सर्वे की मुखालिफत कर रहा है। आज बहस के दौरान अदालत ने इसे अयोध्या जैसा तनाज़ा करार दिया और फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। याद रहे कि भोजशाला तनाज़ुए को लेकर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से 7 PIL दाखिल की गई हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला में जुमा की नमाज पर पाबंदी लगाने और हिंदुओं को बाकायदा पूजा करने का हक देने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि भोजशाला में मंगल को पूजा की जाती है और जुमा को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाती है। इस मुद्दत के दौरान दोनों तरफ के लोगों को मुफ्त दाखिला मिलता है, जबकि बाकी वक्त के लिए टिकट की कीमत 1 रुपया है। जिस साल वसंत पंचमी जुमा के दिन आती है, तनाज़े का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन हिंदू बरादरी पूजा के लिए जमा होती है और मुस्लिम बरादरी नमाज के लिए। साल 2006, 2012 और 2016 में ऐसा ही इत्तेफाक हुआ था। अब यह सूरत हाल 2026 में फिर पैदा होने का इम्कान है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से बात करने के बाद कमलनाथ ने पार्टी में रहने का फैसला किया है। याद रहे कि साबिक कांग्रेसी सदर जीतू पटवारी, साबिक वजीर सज्जन सिंह वर्मा और साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल होने की क़ियास आराइयों को मुस्तरद कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर सज्जन वर्मा ने नई दिल्ली में साबिक वजीर आला कमलनाथ से मुलाकात की थी और ये मुलाकात कमलनाथ की रिहाइशगाह पर तकरीबन 30 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी उनसे बात की है। मैं उनके साथ 40 साल से हूं और कमलनाथ जहां भी होंगे मैं वहीं रहूंगा। तमिलनाडु की स्टालिन हुकूमत ने वजीर आजम मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी पॉइंट लगाने की FCI की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। रियासती हुकूमत ने पहले ही राशन की दुकानों पर मोदी की तस्वीर वाले बैनर्स लगाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और मोदी की तस्वीर वाले चावल के पैकेट तकसीम करने की FCI की तजवीज़ को भी रोक दिया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक FCI ने दिसंबर 2023 में रियासती हुकूमत को सेल्फी पॉइंट कायम करने के लिए खत भेजा था, जिसमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक तिरुचि में PDS की दुकान पर PM मोदी की तस्वीर को लेकर DMK और BJP कारकुनों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें दोनों पार्टियों के 62 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु BJP के तर्जुमान नारायणन तिरुपति ने रियासती हुकूमत के फैसले को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को महज एक सियासी रहनुमाई के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुल्क के सरपरस्त के तौर पर देखा जाना चाहिए। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आज भारत के मुसलमान अपने आप को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हिटलर के ज़माने में यहूदी महसूस करते थे। असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ख्वाजा असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ख्वाजा अजमीरी की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है कि आप ख्वाजा अजमीरी की दरगाह पर तो वो चादर चढ़ाते हैं और हमारी बच्चियों के सरों से चादर छीन लेते हैं।
ओवैसी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं 1,80,000 मुसलमान आला तालीम से महरूम कर दिए गए। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर पूरे मुल्क को यह पैगाम दिया है कि आस्था बड़ी है, सबूतों को नहीं देखा जाएगा। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं और पार्टियों के जरिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होना शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 16 पार्लिमानी सीटों के लिए पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। अब मजीद 11 पार्लिमानी सीटों के लिए नाम जाहिर किए गए। समाजवादी पार्टी के जरिए नई फहरिस्त के बाद मजमूई तौर पर 27 उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, लेकिन अपोजिशन के अलायंस के दरमियान सीटों की तकसीम पर अब तक भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सका है। आरएलडी के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सीटों की तकसीम का हिसाब गलत हो गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है कि कांग्रेस को 15 सीटों की फहरिस्त दी और कहा है कि ये हतमी फहरिस्त होगी। अगर कांग्रेस इन 15 सीटों पर मुत्तफिक हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का इत्तेहाद होगा और अगर कांग्रेस इससे ज्यादा सीटों का मुतालबा करती है तो ये एसपी को कबूल नहीं होगा। मालूमात के मुताबिक कांग्रेस को आज एसपी को जवाब देना है। अगर कांग्रेस अपनी रजामंदी दे तो कल अखिलेश यादव रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। अगर रजामंदी नहीं दें तो अखिलेश राहुल की यात्रा से खुद को दूर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को एक और झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी खुद को इंडिया अलायंस से अलग कर लिया है। इससे मुताल्लिक साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में अकेले इलेक्शन लड़ेगी और जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लेगी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद सरताज मदनी की क़ियादत वाले पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देगा। बताया जाता है कि पार्टी ने यह फैसला एक मीटिंग के बाद लिया जिसमें लोकसभा इलेक्शन से मुताल्लिक कई अहम फैसले किए गए थे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए में शामिल हो जाएगी। जराये के मुताबिक बीजेपी मुंबई के सदर आशीष शेलर ने एमएनएस सदर राज ठाकरे से मुलाकात की और 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की। मुलाकात के बाद कयास किया जा रहा है कि राज ठाकरे जल्द ही एनडीए के पार्टनर बन सकते हैं और राज ठाकरे को जल्द ही बीजेपी के सीनियर लीडरों से मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। याद रहे कि एमएनएस 9 मार्च को नासिक शहर में अपनी सालगिरह मनाने का फैसला किया है, जिसमें पार्टी सदर राज ठाकरे रियासत भर के ओहदेदारों और कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। 8 मार्च को वो पार्टी ओहदेदारों की मीटिंग करेंगे। अब स्टेट न्यूज तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में मुनक्किदा एहतजाज से मुतालिक एक मामले में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया और दीगर कांग्रेस लीडरों के खिलाफ शुरू की गई मुजरिमाना कार्रवाई पर पीर को रोक लगा दी। जस्टिस हर्षिकेश राय और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सिद्धरामैया और दीगर की तरफ से कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद यह हुक्म दिया। बेंच ने हाई कोर्ट की फौजदारी कार्रवाई के साथ साथ दरखास्त गुजारों पर आयद जुर्माने की रकम को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दीगर मुल्जिमान और चीफ मिनिस्टर के काबीना के साथी एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी राहत दी। बेंच ने दरखास्तों पर कर्नाटक हुकूमत को भी नोटिस किया और उसे 6 हफ्तों के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। याद रहे कि यह एहतजाज एक सिविल कंट्रैक्टर की मौत के बाद उस वक्त के वजीर के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए किया गया था। कर्नाटक में टाटा ग्रुप 2300 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी के साथ 1650 मुलाजिमतें पैदा करने के लिए एक R&D सेंटर कायम करने के लिए आगे आया है। हुकूमत कर्नाटक टाटा ग्रुप की कंपनियों से मुफाहमत पर दस्तखत किए और इस मुआहिदे को चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और वजीर सन्नत एमबी पाटिल की मौजूदगी में हतमी शक्ल दी गई। रियासती वजीर एमबी पाटिल ने इंकशाफ किया कि इस मंसूबे से 1200 से जायद अफराद को रोजगार के मौके मैसर आएंगे।
ریاستی وزیر نے وضاحت کی کہ یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی سہولت ہے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ حسب سابق کی طرح آپ کا تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔